हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे विच इज़ कॉल्ड अकाउंट्स। ठीक है, तो पहले हम अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होने वाली हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, हम पब्लिक वर्क अकाउंट्स क्या चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं अकाउंट से भी और पब्लिक वर्क अकाउंट से भी। ठीक है, सो इसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाना है। ठीक है, सो इट इज़ मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि अकाउंट्स जो है, ठीक है, इसका मतलब जो वेटेज रह सकता है इट कैन बी 50% ऑफ द टोटल सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी पूरा टोटल सब्जेक्ट है उसका 50% अकाउंट्स में से रह सकता है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर अकाउंट क्या होता है और इसमें किसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? देखिए, अकाउंट मीन्स ए स्टेटमेंट pertaining to a person or any other item for a for a particular period of time, setting out all the transactions related to the person or the item concerned। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? बहुत सिंपल सा मीनिंग है। देखिए, एक अकाउंट क्या होता है? किसी भी एक पर्सन या उससे या कोई भी एक आइटम, कोई भी एक पर्सन या कोई एक आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस की स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए, कोई भी पर्सन या कोई एक आइटम, ठीक है, उनके रिलेटेड जो भी कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं, मनी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट रहेगी उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर देखिए अकाउंट के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। अकाउंट कैन बी पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? द अकाउंट रिलेटिंग टू द पर्सनस। ठीक है, एंड इम्पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? द अकाउंट्स नॉट रिलेटिंग टू द पर्सनस। ओके, मीन्स जो अकाउंट्स किसी आइटम से रिलेटेड है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक मशीनरी है तो उस मशीनरी से रिलेटेड कोई भी अकाउंट जो आप बना रहे हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कैसा हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर है, कोई एक लेबरर है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी मनी ट्रांजैक्शंस रहेंगी, ठीक है, उनका जो भी स्टेटमेंट रहेगा या जो भी आप उसके लिए पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, बट इम्पर्सनल अकाउंट को क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट अगर किसी एक आइटम या कोई एक मशीनरी है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी आप ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट में दो कैटेगरीज होती हैं, वन इज़ द रियल अकाउंट एंड अदर इज़ द नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, देखिए रियल अकाउंट क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज और थिंग्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इफ सो डिजायर्ड। ओके, मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, या कोई भी आइटम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन डिजायर्ड। ठीक है, जिसको हम किसी भी टाइम पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया या मशीन हो गया। ठीक है, तो इनके रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे, किसी भी लैंड के रिलेटेड कोई भी अकाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट दैट इंडिकेट मनी स्पेंट और लॉस्ट और इनकम। कहीं पर भी आपने कोई मनी स्पेंड की है या कहीं पर भी आपका कुछ लॉस हुआ है या कहीं पर भी कोई प्रॉफिट आप मेक बना रहे हैं, ठीक है, या कहीं पर भी कोई इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन द नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, कि रियल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स आएंगे? रियल अकाउंट्स में वो अकाउंट्स आएंगे जो लैंड, बिल्डिंग या मशीन के रिलेटेड है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स आएंगे? जो मनी स्पेंट या मनी की जो आपकी इनकम है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज विच आर रिलेटेड टू ए पर्सन। रियल एंड नॉमिनल बोथ आर नॉट रिलेटेड टू द पर्सन। रियल और नॉमिनल जो हैं ये पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ये कौन से अकाउंट्स हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट मीन्स आइदर एक्चुअल स्पेंडिंग ऑफ मनी और एन ऑब्लिगेशन टू पे इट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। ठीक है, मीन्स आपने कहीं पर कोई मनी स्पेंड किया है, कुछ परचेज किया है तो उसके लिए आपने मनी स्पेंड किया है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। ठीक है, कई बार आप
उधार ले लेते हो कोई चीज़, तो उधार को मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिगेशन टू पे इट। मीन्स आपने कोई सामान ले लिया बट आपने उसको पे करना है बाद में, ठीक है। तो अगर बाद में पे करना है तो मीन्स वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, ठीक है। दैट विल बी कंसिडर्ड इन द एक्सपेंडिचर। ओके, सो परचेजिंग एन इक्विपमेंट इज कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर। नोट, expenditure has been incurred if even if actual payment for an item will be made later। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, ठीक है, वही सेम चीज़ है। देखिए क्या मतलब है इसका, कि मीन्स एक्सपेंडिचर तब भी हम बोलेंगे जब कि हमने एक्सपेंडिचर किया है जब जो पेमेंट है वो बाद में की जाएगी, लेटर, पेमेंट विल बी मेड लेटर, ठीक है। तो अगर पेमेंट किसी भी चीज़ के लिए बाद में कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने कोई चीज़ उधार ले ली है, ठीक है। उधार ले लिया तो इट मीन्स आपके ऊपर वो लायबिलिटी बन गई है, ठीक है, तो जिसके लिए आपने पेमेंट करनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फ़र्क समझ आना चाहिए। एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज enjoyed एंड फिनिश्ड क्विकली, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने परचेज की और उसका बेनिफिट इंजॉय किया गया और बहुत जल्दी बेनिफिट ख़त्म हो गया उसका, तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड एन एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल आपने पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़ा इज़ कॉल्ड एन एक्सपेंस, ठीक है, जिसको आपने एंजॉय किया और वो जल्दी ख़त्म हो गया, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल रेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ का रेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लैट का रेंट है, तो एक महीने के लिए फ्लैट को आपने यूज़ किया, उसका रेंट पे किया, ठीक है, तो इट मीन्स दैट थिंग विल बी कंसिडर्ड इन एन एक्सपेंस, ठीक है। ओके, फ्लैट सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, ठीक है, बट है तो रहना ही है वहाँ पर, ठीक है, तो इट मीन्स दैट विल बी कंसिडर्ड एन एक्सपेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लॉस। लॉस क्या होता है, मीन्स कोई ऐसी मनी जिसका कोई बेनिफिट नहीं आया आपको, ठीक है, क्लियर है। मनी गिवन अप मीन्स मनी लॉस्ट विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट, ठीक है। कोई मनी बिना बेनिफिट दिए आपने खो दी, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस। फॉर एग्जांपल डैमेज ऑफ ए बिल्डिंग ड्यू टू अर्थक्वेक और फायर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज असेट। असेट, एक्सपेंडिचर विच ब्रिंग्स प्रॉपर्टी और एडवांटेज ऑफ लास्टिंग नेचर। कोई एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके लिए एक एडवांटेज लेके आता है जो कि लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एन असेट। फॉर एग्जांपल ए मशीन, एनी कॉपीराइट्स, ठीक है, तो कॉपीराइट्स को यूज़ करके आप सालों पैसा कमा सकते हो, ठीक है। परचेज ऑफ ए लैंड, ठीक है, लैंड एक प्रॉपर्टी है जिसका जो एक असेट है, ठीक है, जिसको किसी भी टाइम पर यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो असेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन डिजायर्ड, किसी भी टाइम पर उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिसिप्ट। रिसिप्ट इज मनी रियलाइज्ड और इट्स इक्वलेंट, ठीक है, मीन्स जब भी आपको किसी भी केस में मनी आ रही है, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिसिप्ट, ठीक है। आपने मनी को रिसीव किया, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एन रिसिप्ट। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल समवन बाइज फर्नीचर फ्रॉम शॉप एंड पेज कैश इमीडिएटली। कोई आपसे फर्नीचर मतलब बाय करके गया और आपको कैश पे कर गया, तो इट मीन्स दैट कैश इज कॉल्ड रिसिप्ट फॉर यू, ठीक है। वो जो कैश आपको वो पे करके गया वो एक तरह की रिसिप्ट है, ठीक है। सिमिलरली इफ समवन बाइज द फर्नीचर फॉर फ्रॉम शॉप एंड प्रोमिसेस टू पे कैश लेटर, मीन्स अब क्या हो गया, वो एक आपके लिए क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया, ठीक है। कोई आपसे उधार लेके गया, जब कोई आपसे उधार लेके गया तो इट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने आपसे उधार लिया, मैंने आपसे 5,000 रुपये उधार ले लिए, ठीक है, या फिर आपसे मतलब कोई भी आपसे चीज़ परचेज कर ली और मैंने आपको बोल दिया कि मैं उसकी पेमेंट आपको बाद में करूँगा, तो इट मीन्स उसकी पेमेंट आपको किसी ना किसी टाइम तो आनी ही है, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिसिप्ट। ओके, तो मीन्स वो पेमेंट आप कभी भी मेरे से ले सकते हो, ठीक है, जब जब आपकी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है, कोई भी डेट आपने मेंशन किया तो उस डेट पे आप मेरे से वो मनी ले सकते हो, ठीक है। सो दैट विल बी एन ऑब्लिगेशन फॉर मी, ठीक है, वो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है और आपने मुझे ऑब्लिगेशन दिया है, ठीक है, क्लियर। मीन्स आपने मुझे ऑब्लिगेशन दिया है किस चीज़ का, मनी पे बैक करने का, ओके।
और वो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने इस डेट पर आपको वो मनी देना है। ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड रिसिप्ट फॉर यू। ठीक है, जो आपने मुझे पे किए, जो आपने मुझे सामान बेचा है और उसके बदले में जो मैंने आपको पैसा देना है, दैट पैसा, दैट मनी विल बी कंसिडर्ड एज रिसिप्ट फॉर यू। ओके, सो आई होप ये रिसिप्ट टर्म आपके लिए क्लियर हो गई है। मीन्स सिंपली आप सिंपली रिसिप्ट का मतलब ये बोल सकते हैं कि जो भी मनी रिसीव की गई है उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, एनी मनी रिसीव्ड इज कॉल्ड रिसिप्ट। ओके, तो रिसिप्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज कैपिटल रिसिप्ट एंड अदर इज रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट इज वन which is realized by giving up an asset or by incurring an obligation to repay the amount later। ठीक है, कोई असेट को बेच कर पैसा आया उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल आपने लैंड को बेच दिया, ठीक है, तो लैंड को बेचकर आपको कुछ पैसा आया, तो मतलब आपने अपना असेट बेच दिया। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। ओके, ठीक है, सो मनी रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ ए बिल्डिंग और मशीन। ठीक है, मनी रियलाइज्ड बाय टेकिंग अ लोन, आपने कोई लोन लिया, अब उस लोन, वो लोन क्या है आपके लिए? वो मतलब आपने जो लोन लिया है अब आपने उसको बाद में पे करना है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो मीन्स वो आपके पास एक पैसा आया, आपने मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया, तो 5 लाख आपके पास आया, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ओके, अब उस लोन को आप पे बैक करोगे, तो मीन्स आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है टू पे द अमाउंट लेटर। ठीक है, वेन एवर देर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट लेटर, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। ओके, सिमिलरली रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? इट इज़ द वन विच इज रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय रेंडरिंग सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेचकर आपने कुछ पैसा कमाया, दैट विल बी कॉल्ड द रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपने फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री साइकिल्स बनाती है, ठीक है, तो वो साइकिल्स को बेच रही है। ठीक है, तो साइकिल्स को बेचकर क्या कर रही है? रेवेन्यू कमा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स जब वो साइकिल बेचती है तो उसको पैसा आता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द अमाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, वहाँ पर एक ऑब्लिगेशन था कि अमाउंट को बाद में पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लोन लिया, लोन उस टाइम पे कैपिटल रिसिप्ट था, बट उसको जब आपने पे करना है तो इट मीन्स वहाँ पर आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है टू रीपे द अमाउंट लेटर। But in case of revenue receipt, there is no obligation to repay the amount later. Okay, so revenue receipt are income। ठीक है, कोई भी आपको इनकम आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रेवेन्यू बोलेंगे। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म देखिए क्या है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी टर्म्स ऑफ वट एवर हैपन्स इन ए फर्म or any other economic entity is known as accounting, bookkeeping और accountancy। means किसी भी फर्म में या कोई भी अगर इकोनॉमिक एंटिटी है, कोई भी इकोनॉमिक एंटिटी या कोई भी एक फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्कूल है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड, मॉनेटरी रिकॉर्ड, ठीक है, कोई भी मॉनेटरी रिकॉर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। ठीक है, पूरे हॉस्पिटल का पूरा मॉनेटरी रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, और यू कैन से बुक कीपिंग और यू कैन से अकाउंटेंसी। ठीक है, कि कहाँ पर कितना पैसा लगा या फिर कहाँ से कितना पैसा आना है। ठीक है, तो दैट होल थिंग, पूरा मॉनेटरी रिकॉर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। ओके, एंड बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ कीपिंग अकाउंट्स इन रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए सिंपली, टू शो द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी इन ए गिवन पीरियड, दैट इज द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ऑफ द फर्म। मीन्स सिंपली जब आप मीन्स अकाउंटिंग का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मीन्स जो भी एक्टिविटी आपने की है, ठीक है, उसमें से क्या प्रॉफिट्स या लॉस आने वाले हैं, ठीक है, या जो भी इसमें से रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वो आप अकाउंटिंग के ज़रिए आप पता लगा सकते हो। ठीक है, कि आपने कहाँ पर, आप कितने आपके डेबिट्स चल रहे हैं, कितने आपके क्रेडिट्स हैं।
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से आप अकाउंटिंग का पता सॉरी मतलब जो भी आपके रिजल्ट्स होने वाले हैं किसी भी एक्टिविटी के, वो आप पता कर सकते हो। ओके, टू इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के ख़त्म होने के बाद किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, क्या वो प्रॉफिट में चल रही है या क्या वो लॉस में चल रही है, ठीक है, उसके पास कितनी पोजेशंस हैं, ठीक है, मतलब वो कोई भी फर्म कितना पोजेस कर रही है या कितना वो किसी को मतलब या कितना कर्जे में है, कितना कोई भी फर्म पोजेस कर रही है या कितना वो कर्जे में है, ठीक है। तो दिस दैट इज़ कॉल्ड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म, ठीक है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से किसी भी फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन आप पता कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, कोई भी नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक क्लब्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, है, तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है अकाउंटिंग का वहाँ पर कि कितना इनकम आया बाय द डोनेशंस या फीस, ठीक है, या कोई भी सब्सक्रिप्शंस के ज़रिए कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पर लगा किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी स्कूल में, ठीक है। तो मतलब सारे एक्सपेंसेस या जितने भी सारी इनकम हो रही है, ठीक है, उस सब का अकाउंट, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का क्या रोल हो सकता है? अकाउंटेंट का रोल सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल फोरकास्टिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग किस चीज़ की हो सकती है? फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूचर में क्या कितने मटेरियल, किसी भी मटेरियल की क्या डिमांड रहने वाली है, ठीक है, फ्यूचर में किसी भी मटेरियल की क्या डिमांड रहने वाली है, उस चीज़ को फोरकास्ट करना, ठीक है, या क्या सेल्स हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में क्या सेल्स हो सकती हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो दैट इज़ मतलब उसका प्रिडिक्शन करना, दैट इज़ कॉल्ड द फोरकास्टिंग। ओके, सिमिलरली कंट्रोल मीन्स कंट्रोल किस चीज़ का? कोई भी लॉसेज हैं, कोई भी वेस्टेजेस हैं, ठीक है, उनका उन पर कंट्रोल रखना, ठीक है, कहीं पर मनी एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं हो रही है, या बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से मनी का यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग डिसीजंस, ठीक है, मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स जो आपके असेट्स हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर आप डिसीजन लोगे, जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उनके बेसिस पर आप डिसीजंस लोगे, ठीक है, कहाँ पर मशीनरी की ज़रूरत है, कहाँ पर लेबर की ज़रूरत है, ठीक है, तो इन चीज़ों पर डिसीजंस लेना, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट, ठीक है, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी मीन्स सिंपली जो भी आप मतलब जो भी आपके असेट्स हैं या जो भी आपके लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, या जो भी आप मतलब एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, ठीक है, उनमें से कितनी आउटपुट आ रही है, ठीक है, तो दैट दैट थिंग इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, ठीक है, कि मीन्स आउटपुट वर्सेस इनपुट। ओके, आउटपुट वर्सेस इनपुट सिंपली, ठीक है, तो दैट मेजरमेंट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटेंट। ओके, नेक्स्ट इज टैक्सेशंस, ठीक है, क्लियर है, किसी भी फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टैक्सेस हैं, ठीक है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, दैट इज़ ऑल्सो रोल ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। सिमिलरली द लोन्स, ठीक है, लोन्स की एप्लीकेशंस हो गया या लोन्स की जितने भी मींस लोन्स की जितनी भी सारी किस्तें हैं, ठीक है, वो टाइम पर मतलब वापस जाएं, ठीक है, या फिर जितनी भी पेमेंट्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द लोन्स, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। देखिए, डेबिट और क्रेडिट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है और मे बी आप सभी फेमिलियर भी हैं इस टर्म से, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मीन्स डेबिट मीन्स सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो आपके ऊपर कर्जा है। और क्रेडिट क्या मीन्स है? क्रेडिट का क्या मतलब है? जो आपने कर्जा किसी को दिया है। तो मीन्स आप सिंपली जो आपने लिया है वो क्या है? डेबिट, और जो आपने दिया है वो क्या है? क्रेडिट। ओके, ठीक है, तो मतलब जो क्रेडिट है वो आपके लिए एक असेट है, वो आप कभी भी वापस ले सकते हो। बट जो डेबिट है, डेबिट एक तरह की आपके ऊपर लायबिलिटी है जो आपने वापस देना है, ठीक है। ओके, सो डेबिट मीन्स डेप्ट इनकर्ड और एन ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय अ पर्सन, ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय अ पर्सन। ओके, क्रेडिट मीन्स ऑब्लिगेशन given by a person. Okay, you can say means that obligation has been received from him for which either cash will have to be paid or some other benefits will be given, ठीक है। मीन्स एक पर्सन को हम
मीन्स एक पर्सन ने क्रेडिट कब किया है, मीन्स जब उसने किसी को ऑब्लिगेशन दिया है, किसी को उधार दिया है, ठीक है, क्लियर है। और वो जो उधार है वो किसी टाइम पर उसके पास वापस आएगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश भी आ सकता है और किसी और बेनिफिट की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। और डेबिट क्या है, डेबिट मीन्स जो लेने वाला है, जिसने उधार लिया है, ठीक है, और वो किसी टाइम पर वो बाद में वापस करना होगा उसको, तो दैट मीन्स दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर हिम, दैट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर हिम। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ए एंड बी, दो पर्सनस हैं ए एंड बी, ठीक है, दोनों मूवी देखने गए। ए ने टिकट्स परचेज की, ठीक है, दोनों के लिए किसने टिकट्स परचेज की, ए ने, ठीक है। तो इट मीन्स जब ए ने टिकट्स परचेज की तो इट मीन्स बी हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर एन ऑब्लिगेशन और डेप्ट, मतलब बी के ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन आ गया है कि उसने उस टिकट के पैसे बाद में ए को लौटाने हैं, तो बी हैज़ बीन डेबिटेड इन दैट केस, ओके, एंड ए हैज़ गिवन एन ऑब्लिगेशन टू बी फॉर पेइंग लेटर, hence A is the creditor, okay. So in me it means in accounts creditor is the giver and debitor is the receiver, okay. Next thing, अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इन एन अकाउंट, जब भी आप कोई एक अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। तो मतलब जो अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर डेबिट के बारे में, डेबिट की डिटेल्स लिखी जाती हैं, और जो राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट है वहाँ पर क्या लिखा जाता है, क्रेडिट की डिटेल्स, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन अकाउंट, दिस इज़ एन अकाउंट, तो इसमें दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ लेफ्ट, ओके, एंड दिस इज़ राइट, ठीक है। लेफ्ट पर क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट पर लिखा जाएगा डेबिट, एंड राइट पर क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट, ओके, राइट पर क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट लिखा जाएगा, ओके। सो मीन्स बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, मीन्स इसको आप डेबिट साइड बोल रहे हैं, एंड बेनिफिट्स गिवन बाय हिम विल बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, ओके। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1000, मीन्स एक पर्सन ने कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है। हेयर मिक्स मिस्टर एक्स रिसीव्स गुड्स एंड हैंस हिज अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब एक्स ने कुछ रिसीव किया, और रिसीवर फिर क्या होता है, डेबिटर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये कर्जा उस पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1000 रुपये का मिस्टर एक्स के ऊपर एक कर्जा आ गया है, तो ये कहाँ पर लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। नाउ मिस्टर एक्स पेज ₹1000, ठीक है। अब उसने, मिस्टर एक्स ने क्या किया, जो उस पर कर्जा था उसने अब पे बैक किया, ठीक है। सिंस अमाउंट इज रिसीव्ड देयर अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एज फॉलोज, मीन्स अब देखिए मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने पहले क्या किया, कोई गुड्स खरीदे, ठीक है, वर्थ ₹1000, तो मीन्स वो उनके ऊपर एक डेबिट आ गया, तो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा वो, और डेबिट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, ओके। अब जैसे ही मिस्टर एक्स ने ₹1000 पे बैक कर दिए, ठीक है, तो वो कहाँ पर लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स कोई गुड्स मतलब सेल किए टू मिस्टर एक्स, ठीक है, जिसका उधार उन पर 1000 रुपये चढ़ा था, और वहाँ पर क्रेडिट साइड पर फिर उन्होंने जब पे कर दिया तो वो क्रेडिट साइड पर भी लिख दिया गया, ओके। सो दिस इज ए काइंड ऑफ एन अकाउंट, ओके। तो ये एक अकाउंट है मिस्टर एक्स का, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, एक नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए ये एक अच्छी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई सप्लाईज साइकिल, मिस्टर वाई है जो साइकिल सप्लाई कर रहे हैं ऑन द क्रेडिट ऑफ ₹3000, मीन्स मिस्टर वाई साइकिल सप्लाई कर रहे हैं 3000 रुपये में, ठीक है। सो मिस्टर वाई इज टू बी क्रेडिटेड बिकॉज ही हैज सप्लाइड द गुड, ठीक है। तो मिस्टर वाई यहाँ पर क्या है, एक क्रेडिटर है, क्योंकि उसने गुड साइकिल सप्लाई किया है, ओके। सो देखिए मिस्टर वाई का जो पहला डिटेल है वो क्या है कि उन्होंने 3000 रुपये वर्थ ₹3000 साइकिल परचेज किया, तो इट मीन्स ये कहाँ पर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा,
क्योंकि मिस्टर वाई यहाँ पर क्या है, एक तरह का क्रेडिटर है, ठीक है, क्योंकि उसने कोई भी चीज़ को दिया है किसी को, ठीक है, ही इज़ द गिवर। क्या तो गिवर को किस पर लिखा जाता है, क्रेडिटर साइड पर लिखा जाता है, तो मीन्स राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इफ साइकिल इज डिफेक्टिव, अगर साइकिल डिफेक्टिव है, देन मिस्टर वाई एग्रीज टू गिव अलाउंस ऑफ ₹200। मान लीजिए साइकिल डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, जब साइकिल मतलब डिलीवर हुआ तो उस टाइम पर जब चेक किया गया, उसकी इंस्पेक्शन की गई, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, और डिफेक्ट जो था इट वाज वर्थ ₹200, ठीक है। तो इट मीन्स अब क्या होगा, मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई क्या करेगा, अलाउंस देगा ऑफ ₹200 टू द जो भी उसका कस्टमर है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ 3000 दे एग्री टू रिसीव 2800 बाय पेमेंट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब डिफेक्टिव साइकिल पहुँचा कस्टमर के पास, तो कस्टमर क्या बोलेगा कि मैं इसका अलाउंस लूँगा, डिफेक्ट का अलाउंस लूँगा। तो डिफेक्ट का अलाउंस कितना हुआ, ₹200। तो इट मीन्स अब क्या हो गया, मिस्टर वाई पर, जो कि एक सेलर है, ठीक है, उस पर ₹200 का ऑब्लिगेशन आ गया, जो कि उसने कस्टमर को पे करना है। तो जब जैसे कि अभी साइकिल ₹3000 का बेचा है, तो ₹3000 में से ₹200 अब क्या हो गया, ऑब्लिगेशन आ गया। तो इट मीन्स अब कस्टमर कितना पे करेगा, ओनली 2800। ओके, सो देखिए, मिस्टर वाई ने जब साइकिल सेल किया तो इट वाज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, मीन्स राइट साइड, ठीक है, ₹3000। अब जैसे ही उसमें डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि वो क्या है, वाई के लिए एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो इट विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड। तो इट मीन्स ₹200 कहाँ पर लिखा जाएगा, डेबिट साइड पर लिखा जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन ₹2800 इज पेड टू मिस्टर वाई, अब जैसे ही कस्टमर ने ₹2800 भी पे कर दिया, तो देन अकाउंट विल बी डेबिटेड, अकाउंट क्या हो जाएगा, मिस्टर वाई का डेबिट हो जाएगा। मीन्स उस केस में 2800 भी कहाँ पर लिखा जाएगा, डेबिट साइड पर लिखा जाएगा, क्योंकि मिस्टर वाई ने इसको रिसीव किया है, ठीक है। तो ₹200 अलाउंस या मतलब डिफेक्ट के लिए जो उसने पेनल्टी लगी उसको, ठीक है, तो उस पेनल्टी की फॉर्म में ₹200 डेबिट हो गए, और ₹2800 जो कस्टमर ने उसको पे किए, ठीक है, वो डेबिट हो गए, ठीक है। सो दिस इज एन अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई, ओके, जो कि एक सेलर है साइकिल का, ओके। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम ऑफ अकाउंट्स इन विच ओनली वन एस्पेक्ट इज नोटेड, ठीक है, आइदर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो मीन्स सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कोई एक एस्पेक्ट ही नोट किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, ओके। एंड नाउ डेज इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड फर्म्स डबल एंट्री सिस्टम इज अडॉप्टेड, ओके। और डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे firm and department can know how much profit or loss it has earned in a particular period and also its reasons, ठीक है। देखिए, जब भी डबल एंट्री सिस्टम बनाएंगे तो उसमें सारी डेबिट डिटेल्स भी आएंगी, सारी क्रेडिट डिटेल्स भी आएंगी, ठीक है। और कौन सी डिटेल मतलब कौन सा डेबिट किस डेट पे हुआ, किस टाइम पर हुआ, कौन सा क्रेडिट किस डेट पे किस टाइम पर हुआ, किसको हुआ, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स डबल एंट्री सिस्टम में आएंगी। तो इट मीन्स उन मतलब डबल एंट्री सिस्टम से आप बहुत इजीली प्रॉफिट या लॉस अपना मेज़र कर सकते हो, ठीक है। और अगर कहीं पर भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वहाँ पर वो किस कारण से हो रहा है, किस डेबिट या किस क्रेडिट की वजह से हो रहा है, वो भी आपको वहाँ पर इजीली पता चल सकता है, ठीक है। बैलेंस शीट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ऑडिटिंग कैन बी इजीली डन, ठीक है। प्रिवेंट लॉसेज थ्रू बैड डेब्ट्स, ठीक है, एज रिमाइंडर्स। मीन्स बैड डेब्ट्स मीन्स जिन जो आपने उधार दिए हैं लेकिन वो जल्द टाइम पर वापस नहीं आते हैं, उनको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट लॉसेज फ्रॉम द बैड डेब्ट्स एंड रिमाइंडर्स कैन बी सेंट टू द कस्टमर्स हु फेल टू पे ऑन टाइम, ओके। एरर्स एंड फ्रॉड्स कैन ईजिली बी चेक्ड। टैक्स डिपार्टमेंट्स कैन बी फुली सेटिस्फाइड, टैक्स डिपार्टमेंट को आप फुली सेटिस्फाई कर सकते हो अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम में सारी डिटेल्स प्रॉपरली लिखी हुई हैं, ठीक है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो रीड करना बहुत ईजी होगा।